हेलो फ्रेंड्स। आज हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 को पढ़ने वाले हैं। इसका हम पूरा अंदर तक विवरण देखेंगे आज क्या है। इसके अलावा हर साल पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और CGPSC प्रीलिम्स में खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या एक्ट जो है। तो ये जैसे कि आपको पता है कि जब ये बना था तभी एक्ट बना था, तो 1993 का एक्ट है। ठीक है ना। इसमें 15 अध्याय हैं, 132 धाराएं हैं, 4 अनुसूची हैं। आपको बहुत याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। ठीक है ना। पद कितने अध्याय हैं इसमें? 15 अध्याय हैं, 132 धाराएं हैं, 4 अनुसूची, जिसका विस्तृत अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अध्याय 1। ठीक है ना। अध्याय 1 में क्या दिया हुआ है? इसका प्रारंभ दिया हुआ है, जिसमें धारा 2 में ये धारा है, इसमें धारा 2 में सिर्फ परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर अध्याय 2 देखते हैं, जिसमें धारा 3 से लेकर 7 तक ग्राम सभा के बारे में विवरण दिया हुआ है। देखिए, अभी मैं इसको एक नॉर्मल वे में पढ़ रहा हूँ। इसके बाद ना इसको मैं एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आपको बता दूंगा जो भी इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप नॉर्मल वे में देखते जाइए, इसके बाद फिर इसका इम्पोर्टेंट बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये ठीक है। इसके बाद ये धारा 3 है, इसमें ग्राम सभा से संबंधित अधिसूचना दी हुई है। अधिसूचना कौन जारी करेगा, क्या है, तो ग्राम के संबंध में अधिसूचना, ये ग्राम सभा है ना 3 से 7 में। फिर इसके बाद 4 में दी हुई है मतदाता सूची, जो ग्राम सभा की मतदाता सूची होगी, ग्राम की मतदाता सूची होगी, उसके बारे में विवरण दिया है। इसके बाद धारा 5, जिसमें मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन वगैरह संबंधित है चीज़ें दी हुई हैं। फिर इसके बाद दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैं इंपॉर्टेंट मार्क करते जाता हूँ इसमें। ये है इंपॉर्टेंट धारा 6, जिसमें सम्मिलन दिया हुआ है। ठीक, उसमें गढ़पूर्ति कितना चाहिए? 1/10। ठीक, और कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है धारा 7, जिसमें ग्राम सभा के कार्य दिए हैं, शक्तियाँ दी हैं, वार्षिक सम्मेलन। इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, 6 में तो दिया हुआ है ग्राम सभा का सम्मेलन, पर अगर वार्षिक सम्मेलन बोलेगा ना तो वो दिया है 7 में। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 3। देखिए, अध्याय 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अध्याय 3 में पंचायत की स्थापना दी हुई है 8 से 41। ठीक है, जिसमें 8 में दिया है पंचायतों का गठन, 9 में दिया है पंचायतों की अवधि, 10 में दिया है पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत की स्थापना कैसे होगी, स्थापना कब होगी, कौन कौन रहेगा, वो सबसे संबंधित 10 में दिया हुआ है। फिर देखिए, अब दिया हुआ है 11, जिसमें दिया है पंचायतों का निगमन। निगमन मतलब होता है कानूनी इकाई के रूप में इसको पंजीकृत किया गया है, निगमन का अर्थ ही होता है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखिए। इसके अलावा फिर इसमें 12, जो ग्राम पंचायत के वार्डों का विभाजन जिस उसमें रहता है 12 के हिसाब से। फिर 13 है, जिसमें दिया है ग्राम पंचायत का गठन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 13 में दिया हुआ ग्राम पंचायत का गठन, कितने सदस्य रहेंगे, है ना, 10-20 ऐसे पढ़ते होंगे ना, मिनिमम 10 हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, तो ग्राम पंचायत के संदर्भ में रहता है। फिर इसके बाद दिया हुआ है 14। ठीक है, जो 14 है वो काहे की बात कर रहा है? मत देने के मत देने तथा अभ्यर्थी होने के लिए अर्हता जो है ना, वो अर्हता इसमें बता रहा है आपकी। इसके बाद 15 दिया हुआ है, जिसमें एक साथ सदस्यता का परिचय, मतलब कोई व्यक्ति एक वो 2 वार्ड से अगर बन गया है तो एक साथ 2 जगह का नहीं रह सकता, उससे संबंधित है। 16 तो समाप्त हो गया। 17 में दिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अभी परिवर्तन भी हुआ था, तो सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन। ठीक, ये 17 में दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दिया हुआ है 18, जिसमें बहिर्गामी सरपंच कार्यभार का सौंपा जाना। बहिर्गामी सरपंच मतलब वो होता है जो स्थानापन्न होता है ना। इस सरपंच के बहुत सारे प्रकार होते हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, उसमें बहिर्गामी सरपंच का भी कॉन्सेप्ट है ना, जो कुछ टाइम तक के लिए रहता है अपॉइंट, उसके बारे में बताया गया है, तो मैं उसके बारे में आपको डिस्कस कर दूंगा बाद में। फिर इसके बाद 19 दिया, जिसमें निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करेगा। ठीक है, ये सबसे संबंधित है। 20 में जो प्रथम सम्मेलन में पदावधि दी हुई है 20 में। 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 में दिया सरपंच और सरपंच के विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव। 21 से ही बनता है 25 और 25 से ही बनता है 28। ये दिया हुआ है आपका ग्राम पंचायत में, ये दिया हुआ है आपका जनपद पंचायत में। ठीक है ना, ये दिया हुआ है आपका जिला पंचायत में। ठीक है, 21, 25, 28 ये आगे भी डिस्कस करेंगे, बाकी मैं जो ट्रिक है ना उसके बिहाफ में इसको बता रहा हूँ आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 21 का,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रिकॉल दिया हुआ है, पदाधिकारियों को वापस बुलाना, पंचायत पदाधिकारियों को वापस बुलाया जाना, रिकॉल। फिर 22 में दिया है जनपद पंचायत की संरचना, 22 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें दिया हुआ है 23 खंड का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन, ये समझाया गया है। 24 खत्म हो गया है। 25 जैसे मैंने बताया जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन, ठीक है। निर्वाचन हाँ, निर्वाचन भी यहाँ से आता है ना, जिसमें जनपद से संबंधित निर्वाचन दिया हुआ है, ठीक है। और यही देखेंगे ना आप, तभी मैंने आपको बताया था 17 में था सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन, तो 17 से आया है आपका 25, ये याद रखिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने थोड़ा बता दिया था आपको, ये नहीं होगा। 11 21 28 35 याद रखेंगे और 17 25 याद रखेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल नहीं वो करना है। 21 के बाद 28 है ना। फिर ये है 26 के अध्यक्षों और सदस्यों के, है ना, उपाध्यक्षों के नाम का प्रकाशन। फिर 27 दिया हुआ है कि प्रथम सम्मेलन की पदावधि दी है। 28 में दिया हुआ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव बताया है, 21 28 है ना। फिर 29 दिया हुआ है जिला पंचायत का गठन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिला पंचायत का गठन। फिर उसके बाद 30 में आते हैं जिसमें जिला निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन दिया हुआ है। 31 समाप्त हो गया। 32 में दिया हुआ है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन, ठीक है। फिर 33 में दिया हुआ है, हाँ, ये जनपद पंचायत का हो सकता है ना, मतलब ये जिला पंचायत जनपद दोनों के उसका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अभी चेंज हुआ था ना 32, तो इसलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें भी आपको याद रखना है। इसके बाद दिया हुआ है 33 में सदस्यों और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन। ये 33 का दिया है कि लिपिकीय गलतियों का लोग का ठीक किया जाना। हाँ, ये दिया हुआ है 34 प्रथम सम्मेलन की पदावधि। 35 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, ये बता चुका हूँ मैं आपको। ये जनपद में, ये जिला पंचायत का है ना। फिर 36 में दिया हुआ है पंचायत के पदाधिकारियों के लिए निर्हारताएं जो दी हुई हैं, वो 36 में है। फिर 37 में दिया हुआ है पंचायतों के पदाधिकारियों के विरुद्ध पदाधिकारियों के द्वारा त्याग पत्र, ठीक। फिर 38 है जिसमें रिक्तिकाओं को भरा जाना। फिर 39 है पंचायत के पदाधिकारियों को निलंबन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब देखिए 37 बहुत इंपॉर्टेंट है, त्याग पत्र दे देंगे, नहीं तो 39 उनको निलंबित कर दिया जाएगा और 40 उनको हटा दिया जाएगा। इसके बारे में अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको अच्छे से कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने का। बाकी मैं भी सिर्फ आर्टिकल्स को, जो धाराएँ हैं उनको अच्छे से आप कोशिश करो पढ़ने की। फिर 41 में एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन, कि एक से अधिक पद निर्धारित कर सकते हो आप, या लाभ के पद पे नहीं रह सकते हो। फिर 42 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ दी हुई हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपन 42A है अधिकारी और कर्मचारी वृंद के नियुक्त करने और उनके कर्तव्य कृत्यों को समानुदेशित करने की शक्ति दी हुई है। 43 में नियम बनाने की शक्ति। अब देखिए ये अध्याय, अब ये निर्वाचन संचालन है ना, ये 43 44 42 43 सॉरी 42 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये निर्वाचन आयोग रखना, राज्य निर्वाचन आयोग। वर्तमान अध्यक्ष बताइए कौन है। इसके अलावा अध्याय 5 पंचायतों का कामकाज और संचालन, ठीक है ना। तो अब ये पंचायतों का कामकाज से रिलेटेड आ गया। तो 44 सम्मेलन की प्रक्रिया। 45 पंचायतों द्वारा अंतिम रूप से निपटाए गए विषयों पर पुनर्विचार करना है। फिर इसके बाद सम्मेलन की प्रक्रिया बताई गई 44-45 में, और अधीनस्थ अधिकरण बताया गया 46-47 में। तो 46 में दिया हुआ ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत की जो भी स्थायी समितियाँ हैं ना, उनके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। इसके बाद 47 में दिया हुआ है जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थायी समितियां, ठीक है। 47A है त्यागपत्र। 47B है सदस्य सभापति के निर्वाचन के से संबंधित विवाद। 48 सरपंच उप सरपंच और अध्यक्ष विरुद्ध शक्ति और कर्तव्य। फिर 49 देखते हैं ग्राम पंचायत के कृत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 49 में ग्राम पंचायत के कृत्य दिए हुए हैं। 46 और 7 में समितियां दी हुई हैं। 50 में दिया हुआ जनपद पंचायत के कृत्य, ठीक है ना। ग्राम पंचायत के कृत्य और अन्य कृत्य तो ठीक है 59A में ही आएंगे।
फिर इसके बाद दिया हुआ है 51, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा कतिपय कृत्यों का जनपद पंचायत या जिला पंचायत को सौंपा जाना। कुछ जो कृत्य दिए जाते हैं उनको करना पड़ेगा, उससे संबंधित है। 52 जिला पंचायत के कृत्य। 53 पंचायतों के कृत्यों के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियाँ। 54 सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा की जरूरत ग्राम। 55 भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण। 56 ये सार्वजनिक मार्गों तथा खुले है ना रुकावटें बाधा अधिक्रमण। फिर 57 भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ठीक है। 58 इम्पोर्टेंट है, बाजार और मेलों का विनियमन, और ये सब तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जनपद पंचायत के नहीं तो भूमि अधिक्रमण समझौता। अब आता है कॉलोनी निर्माण। 6A में दिया हुआ है, तो 6A में तो परिभाषा दी हुई है। बी में दिया हुआ है कॉलोनी निर्माण करने का रजिस्ट्रीकरण। सी में दिया हुआ है विकास। डी में दिया हुआ अवैध कॉलोनियों के लिए दंड। ई में दिया है अवैध सन्निकरण के अपराध और दुष्प्रेरणा के लिए दंड। एफ में दिया हुआ है अवैध व्यपवर्तन या अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए किसी क्षेत्र को खंडों का अंतरण या शून्य होना। जी में दिया हुआ है अवैध कॉलोनियों के अंतर्गत भूमि का समापहरण। इसके बाद आते हैं पंचायत की निधि और उनके संपत्तियां। 62 में दिया राज्य सरकार कतिपय संपत्ति पंचायत में निहित कर सकेगी। 63 में दिया है पंचायत की निधियों का समुदेशन। 64 में दिया सहायता अनुदान से कहाँ से उसको सहायता मिलेगी पंचायत को। 65 में दिया स्थावर संपत्ति का अंतरण। 66 में दिया पंचायत निधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आएंगे 67 संविदा निष्पादित करने का ढंग। 68 में दिया हुआ है अनुदान देने की शक्ति। फिर 69 में दिया हुआ है, और इसका पीरियड चेंज करना है, सचिव और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की नियुक्ति। 70 में दिया हुआ है पंचायत के अन्य अधिकारी और सेवक। 71 में शासकीय सेवक की प्रतिनियुक्ति। 69 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सचिव और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति के बारे में बताता है। फिर दिया हुआ है आपका 72 जिसमें सचिव एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कार्य दिए हुए हैं। 69 में नियुक्ति है, 72 में कार्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 73 बजट और वार्षिक लेखा। फिर 74 दिया हुआ है जिसमें भूमि उपकर अधिग्रहण और करने की शक्ति। 75 दिया खंड के भीतर संपत्ति के अंतरण पर शुल्क। 76 में जिला पंचायत राज्य निधि। 76A 76 और 66 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जिला पंचायत के लिए 76A में दिया हुआ रकम और पंचायतों के बीच संवितरण। 77 में अन्य कर। 78 में दिया हुआ करों का विनियमन करने की राज्य सरकार की शक्ति। और 70 वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर ये 80 में है फीस को बकाया है ना। 80 में दिया है फीस बाजार फीस आदि का ठेके पर दिया जाना। हाँ 79 ये बोलता है कराधान के विरुद्ध आप अपील कर सकते हो। फिर 81 में दिया बकाया की वसूली। 82 में दिया हुआ अपवंचन के लिए शासित। 83 में दिया हुआ है कार्य में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति, ठीक है ना। करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति दी हुई है 83 में। 84 में दिया हुआ पंचायत आदि के कार्यों का निरीक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायत आदि के कार्यों का निरीक्षण 84 में। फिर 85 है आदेश और आदि के निष्पादन निलंबित करने की शक्ति, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 88 देख लेते हैं, जब पंचायतों के क्रियाकलापों की पिछले साल आया था शायद ये। 89 दिया है हानि दुरुपयोग और आदि की ना पंचों के दायित्व क्या है, 89 में है। 90 में पंचायत के था और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद है तो उसको कौन सुनेगा, ये 90 में। 90 से विवाद है ना, आप याद रखिएगा, मतलब 90 से ही विवाद होगा। फिर 91 में अपील और पुनरीक्षण। 92 में अभिलेखन और वस्तुएं वापस कराने तथा धन वसूल करने की शक्ति। 93 में दिया हुआ है शक्तियों का प्रत्यायोजन। 94 में दिया हुआ है नियंत्रण की साधारण शक्ति। 95 में दिया हुआ है नियम बनाने की शक्ति। और 96 उपविधियां, ठीक है। 97 में दिया आदर्श उपविधियां।
98 में दिया हुआ है, रहित हो जाने पर पंच सदस्य सरपंच उप सरपंच अध्यक्ष उपाध्यक्ष की हैसियत से कार्य करने पर शासित। फिर 99 में हितबद्ध सदस्यों द्वारा किए जाने वाले है ना, ये सब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब तो ऐसे ही हैं। शासित कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे अब आता है ये 111, जिसमें प्रकीर्ण मतलब तो एक्स मिसलेनियस है ना, ये तो मिसलेनियस में 111 इम्पोर्टेंट है। इसमें पंचायत के सदस्य या लोक सेवक होंगे, है ना, ये इसमें दिया हुआ है। और 115 भी पढ़ सकते हो, धन पंचायत की धन उधार लेने की शक्ति है ये, है ना। और इसमें इम्पोर्टेंट तो कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को। फिर 121 इम्पोर्टेंट है कि निर्वाचन के मामले में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन 1:1, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और फिर 127 इम्पोर्टेंट है कि खंड और जिला की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 129 संपरीक्षा संबंधी दिया हुआ है 129 में पंचायतों की। फिर ये अध्याय 14 देखते हैं, तो लगभग इम्पोर्टेंट ही है। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और पंचायतों के विशिष्ट उपबंध दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये ए में परिभाषा है, बी में ग्राम सभा का गठन है, ग्राम सभा के बारे में दिया है, सी में ग्राम सभा के कार्य में शक्तियाँ, तो डी में दिया ग्राम पंचायत के कारण, डी से ग्राम पंचायत है करना, ठीक। ई में दिया स्थानों का रक्षण, एफ में दिया हुआ है मतलब 129 एफ में दिया हुआ है जनपद तथा जिला पंचायत की शक्तियाँ। ये तो निश्चित हो गए थे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखते हैं शेड्यूल्स, देख लेते कुछ अनुसूचियाँ हैं। इसमें अनुसूची 1 जो है तो वो धारा 77 की एक उपधारा 1 है, के बारे में बताया। ग्राम पंचायत द्वारा निरूपित किए जाने वाले अनिवार्य कर, जनपद पंचायत द्वारा निरूपित किए जाने वाले अनिवार्य कर, ठीक है। ये वैकल्पिक कर, अनिवार्य कर जैसे आप पढ़ते हो गए है ना, मार्केट हो गया, बिजनेस हो गया, ठीक है। फिर हो गया लाइवलीहुड हो जाता है, फिर लाइव स्टॉक हो जाता है, एक लाइट आता है, फिर एक लैट्रिन आता है, मतलब जिसमें शौच संबंधित है। बाकी जल से जितने संबंधित है ना वो सब अनिवार्य ऐच्छिक कर होते हैं, ये है अनिवार्य कर होते हैं। ये एक शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बाकी तो यही सब है। हाँ, पंचायत की द्वारा किए गए 19 कार्य को लेकर धारा 53 की उपधारा 1 में दी, ये इंपॉर्टेंट लग रहा था मेरे को। 4 अनुसूची है, 4 अलग अलग डाली गई हैं, ठीक है ना। पंचायत के 29 कार्यों को लेकर धारा 53 की उपधारा 1 में दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये तो ओवरऑल एक एक्ट आप एक बार देख सकते हैं। बाकी भी जब कॉल करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बाकी मैंने मार्क कर ही दिया इम्पोर्टेंट, ठीक है, ख़त्म करते हैं इसको।